नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 5 विधानसभा चुनाव में जो वोट पड़े हैं उनकी गिनती शुरू हो जाएगी, नतीजे भी आ जाएंगे। दोपहर बाद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन कहां आ रहा है। तो इसलिए इस समय नतीजे के बारे में कोई बात करने का मतलब नहीं है। सवाल ये है कि नतीजे आने के बाद क्या होगा। नतीजे आने के बाद वो चाहे किसी के पक्ष में आए, किसके खिलाफ आए, इसकी बात छोड़ दें, उसकी बात जो है कल कर चुके हैं। सवाल यह है कि बदलेगा क्या। तो अगर विपक्ष को सफलता मिलती है उस हालत में भी और नहीं मिलती है उस हालत में भी, दोनों परिस्थितियों की कल भी बात की थी। लेकिन अब देश को एक फुल टाइम अपोजिशन चाहिए, ये स्थिति उभर कर सामने आ रही है। क्या ये परिवर्तन, जो भी नतीजा आएगा, वो इस तरह का परिवर्तन लाएगा कि देश को फुल टाइम अपोजिशन मिले। अभी जो अपोजिशन है पार्ट टाइम है, ख़ास तौर से उसकी जो मुख्य पार्टी है, मुख्य घटक दल है, उसके नेता और पार्टी दोनों पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, चुनाव दर चुनाव, और चुनाव के समय भी पूरी ताकत से नहीं लगते। उनको लगता है कि सब कुछ जानते हैं लोग, हम घर बैठे रहेंगे और लोग हमको वोट दे देंगे। दो उनकी धारणाएं हैं, एक कि हमारे बारे में सब लोग जानते हैं, हमको वोट दे देंगे। दूसरा, हमारे जो विरोधी हैं उनसे नाराज़ होकर हमको वोट दे देंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं चलता है। आपके सामने अगर थाली परोस कर रख दी जाए तो आपका पेट नहीं भर जाएगा, आपको हाथ चलाकर खाना पड़ेगा, खाने का कौर उठाकर मुंह तक ले जाना पड़ेगा, उसको चबाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या इन नतीजों के बाद बढ़ने वाली है, क्योंकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनकी ओर से मांग उठेगी कि अब विपक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए। सरकारें बनती हैं गठजोड़ से, इस समय विपक्ष बना हुआ है गठजोड़ से, और वो गठजोड़ जो इतना ढीला है कि कहाँ से उसको बांधा जाए, कैसे उसको समेटा जाए, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन बना उसी दिन से उसकी, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि गांठ बंधी ही नहीं। तो इसलिए अब आगे की राजनीति इस तरह से नहीं चल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीते या न जीते, तमिलनाडु में एनडीए जीते या न जीते, लेकिन इतनी बात मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत सभी राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ बढ़ने वाली है। कितनी बढ़ेगी, नतीजे सिर्फ इतना बताएंगे। कहीं इनमें से किसी राज्य में भाजपा की ताकत घटने वाली नहीं है, विपक्ष की ताकत घटने वाली है, ये भी तय है। अब आप केरल की बात कर सकते हैं। केरल में भी अगर सीपीएम मान लीजिए जाती है और कांग्रेस आती है तो विपक्ष की ताकत नहीं बढ़ती है, कांग्रेस की बढ़ जाती है। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम दोनों उसी विपक्ष का हिस्सा है। तो विपक्षी दलों के गठबंधन का एक दल दूसरे दल को अगर हरा देगा तो उससे विपक्ष की ताकत बढ़ेगी नहीं, विपक्ष में आपसी टकराव बढ़ेगा। अब ये देखिए, इकोसिस्टम कई तरह के सवाल उछाल रहा है। अब एक सवाल उठने लगा है कि क्या देश वन पार्टी रूल की ओर जा रहा है। दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं, बड़े चिंतित हो गए हैं कि डेमोक्रेसी का क्या होगा। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा और इतना कमज़ोर हो जाएगा तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या होगा, वो खतरे में पड़ जाएगी। इन लोगों में से किसी ने 50, 60 और 70 के दशक तक, यहाँ तक कि जो है जनता पार्टी के अपवाद को छोड़ दें तो 80 के दशक तक कांग्रेस का जो वर्चस्व था पूरे देश की राजनीति पर, उस समय सवाल नहीं उठाया कि विपक्ष का क्या होगा। 1984 में जब सबसे कम सीटें आई विपक्ष की और सबसे ज़्यादा आई सत्तारूढ़ दल की, 543 में से 415 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया कि विपक्ष का क्या होगा। क्या विपक्ष खत्म हो जाएगा, क्या वन पार्टी रूल लागू हो जाएगा देश में। लेकिन इस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, इसलिए इनकी चिंता बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, और उससे ज़्यादा इनके लिए चिंता की बात है कि वो हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बढ़ रही है। तो हिंदू शब्द आते ही, सनातन शब्द आते ही बहुत से लोगों को परेशानी होने लगती है। जैसे पश्चिम बंगाल में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने झाल मुड़ी खाई और बहुत से लोगों को मिर्ची लगी, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को। उसी तरह से सनातन और हिंदू का नाम आते ही बहुत से लोगों को मिर्च लगने लगती है। उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है।
दरअसल ये वो वर्ग है जो चाहता है कि सनातन और हिंदुत्व अगर खत्म न हो तो इतना कमज़ोर हो जाए कि आवाज़ न उठा सके। इनके लिए जिहादी तत्व जो है वो अनुकरणीय हैं, उनका बना रहना जरूरी है, उनके बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और हिंदुत्व को कमज़ोर करने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन समस्या उनकी सबसे बड़ी जो ये है, चुनौती या कहें सबसे बड़ी है कि देश का जनमानस बदल रहा है। देश का जनमानस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और ये परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बड़े स्थायी रूप से हो रहा है। अब आप देखिए, देश में सबसे बड़ी आबादी वाले 3 राज्य, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश मतलब पूरे उत्तर भारत पर प्रभुत्व। अगर आप उत्तर प्रदेश को जीतते हैं तो आपका पूरे उत्तर भारत पर प्रभुत्व, प्रभाव या कहें असर बढ़ जाता है। दूसरा, महाराष्ट्र। बीजेपी 1990 से गुजरात में सत्ता में है, पहले गठबंधन में, फिर अकेले 95 से। लेकिन पूरे पश्चिम पर उसका दबदबा, उसका वर्चस्व कायम हुआ महाराष्ट्र जीतने के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र आबादी के लिहाज से नंबर 2 पर है और लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से भी नंबर 2 पर है। तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। भाजपा उड़ीसा जीत चुकी है, बिहार जीत चुकी है, बिहार में उसका पहली बार मुख्यमंत्री बना, उड़ीसा में पहली बार मुख्यमंत्री बना, असम जीत चुकी है 2-2 बार, हालांकि पूर्वोत्तर में आ जाता है लेकिन पूरब का ही हिस्सा मानिए उसको। उसके अलावा झारखंड को छोड़कर पूरब में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भाजपा की सरकार ना हो, भाजपा सत्ता में ना हो। तो पश्चिम बंगाल जीतने का मतलब होगा पूरे पूर्वी भारत पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व। तो देश के 4, अगर आप भौगोलिक दृष्टि से 4 हिस्से करें तो 3 पर भाजपा का प्रभुत्व कायम हो जाएगा, चौथा दक्षिण बचेगा, जो भाजपा की मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि अगली चुनौती है। पश्चिम बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए जो असली चुनौती उपस्थित होगी वो 3 राज्यों से, एक तमिलनाडु, दूसरा केरल और तीसरा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में चूंकि वो गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू के साथ है तो इसलिए अभी उस तरह की चुनौती नहीं है। कर्नाटक वो कई बार सरकार में आ चुकी है और इस समय जो कांग्रेस पार्टी की सरकार की हालत है कर्नाटक में, उसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, इसमें कोई दो राय नज़र नहीं आती, कोई संदेह दिखाई नहीं देता है। तो तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना, ये 3 राज्य हैं भाजपा की नई चुनौती। और इन 3 राज्यों में से 2 राज्यों में इस समय विधानसभा चुनाव हुए हैं अभी, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में इस बात की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है कि अन्ना द्रमुक के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सकती है। केरल की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जिस तरह से होती है, उस नज़रिए से अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस यानी यूडीएफ की, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उसकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन लेफ्ट फ्रंट जो है उसने चुनाव से पहले, युद्ध से पहले हार नहीं मानी, जो कांग्रेस की आदत है। और कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जीत के मुंह से हार छीन कर लेकर आती है। हरियाणा उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, उससे पहले पंजाब उसका उदाहरण। ये दोनों राज्य ऐसे थे जहां लग रहा था सब मानकर चल रहे थे, कांग्रेस के विरोधी भी मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस आ रही है सत्ता में, लेकिन दोनों जगह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पंजाब में तो बहुत ही बुरी तरह से हारी 2022 में, और 2024 में हरियाणा में भी उसका यही हाल हुआ। भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत हरियाणा में 2024 में हुई, जब लग रहा था, सब लोग मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इसलिए मुझे बार बार केरल को लेकर ये आशंका बनी रहती है कि कांग्रेस पार्टी हार भी सकती है, क्योंकि हारने की कला जो कांग्रेस पार्टी को आती है, चुनाव हारने की, वो इस देश में किसी पार्टी को नहीं आती। सभी पार्टियां हारती जीतती रहती हैं, लेकिन एक पार्टी जिसमें जीतने की इच्छा न बची हो, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। तो अब इन चुनाव नतीजों के बाद जो बदलाव होगा उसमें सबसे पहला बदलाव मेरी नज़र में विपक्ष की राजनीति की धुरी बदलेगी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, तो जाहिर है कि उसको इग्नोर तो कोई नहीं कर सकता,
लेकिन उसका समाधान निकालना पड़ेगा विपक्ष को, अगर उसे आगे बढ़ना है और भाजपा को चुनौती देना है। तो उसे सबसे पहले नेतृत्व के बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन बेहतर नेतृत्व दे सकता है। अब ये निर्भर करेगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या आता है। इन दोनों जगहों पर अगर डीएमके और टीएमसी जीत जाती है तो ममता बनर्जी सबसे बड़ी दावेदार बनकर उभर सकती हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए। लेकिन अभी तो उनका नेतृत्व पश्चिम बंगाल से ही जाता हुआ दिख रहा है। और तमिलनाडु में अगर डीएमके जीत भी जाती है तो एमके स्टालिन राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकते, राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं कर सकते। उनकी स्थिति वही है जो के कामराज की थी। नेहरू के बाद उनसे कांग्रेस के कई लोगों ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा नो हिंदी नो इंग्लिश हाउ। तो उनको तमिल के अलावा कुछ आता नहीं था, ना अंग्रेज़ी ना हिंदी। लगभग वही स्थिति जो है एमके स्टालिन की है। इसीलिए एमके स्टालिन को आप देखिए तो वो दक्षिण के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए भी दक्षिण के किसी राज्य में, न तो लोकसभा में न अभी विधानसभा चुनाव में किसी राज्य में प्रचार करने के लिए गए। लोकसभा में भी उन्होंने अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश नहीं की। दक्षिण के राज्यों में भी न तो कर्नाटक गए, न तेलंगाना गए, न आंध्र प्रदेश गए, न केरल गए, कहीं भी वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले। तो इसलिए डीएमके जीत जाए तो भी एमके स्टालिन के राष्ट्रीय राजनीति में उनकी किसी बड़ी भूमिका की संभावना दूर दूर तक नहीं बनती। अब ले देकर बचते हैं विपक्ष के पास अखिलेश यादव, जिनका भविष्य खुद ही जो है अंधकारमय नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव होना है। उसके बाद मेरा मानना है कि अखिलेश यादव की राजनीति का सूर्यास्त हो जाएगा। लेकिन ये तो अनुमान है। परिस्थिति मान लीजिए बदल भी जाए तो भी अखिलेश यादव में वो क्षमता नहीं है, वो राजनीतिक सूझबूझ नहीं है जो उनके पिता में थी। तो इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर सकेंगे, अभी तो वो अपनी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ाएं। फिर से कह रहा हूं कि उनको पार्टी की कमान संभाले हुए 14 साल हो गए। 2012 में मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन पार्टी के सामाजिक आधार में कोई वृद्धि नहीं कर पाए। और सामाजिक के साथ साथ आप भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भी देखिए तो कोई वृद्धि नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते थे कांग्रेस के साथ मिलकर, कमलनाथ ने जिस तरह की टिप्पणी की, ये अखिलेश कौन है? इससे बड़ा अपमान समाजवादी पार्टी का और क्या हो सकता है, अखिलेश यादव का और क्या हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने उस अपमान को सहज रूप से स्वीकार कर लिया और उसके बाद 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया। तो जो नेता अपने अपमान से समझौता करने को तैयार हो, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है जब तक कि उसका स्पष्ट लक्ष्य न हो, रणनीति न हो। अगर वो रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है तो उसको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पास कोई रणनीति नहीं है। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि इन 5 विधानसभाओं के चुनाव नतीजे आने के बाद आज शाम तक और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हलचल होगी वो विपक्षी खेमे में होगी, सफलता मिलने पर भी असफलता मिलने पर भी। नए सिरे से मंथन शुरू होगा कि विपक्ष की अगली रणनीति क्या हो। विपक्ष के पास अभी तक जो नज़र आ रहा है कोई प्लान भी नहीं है कि अगर बुरी तरह हार होती है, बुरी तरह से हार का मेरा मतलब है अगर तमिलनाडु, बंगाल और केरल तीनों जो है, केरल में सीपीएम जीत जाती है या हंग असेंबली आ जाती है, केवल इतना कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आती और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से डीएमके और टीएमसी सत्ता से बाहर चली जाती हैं, तो विपक्ष एक तरह से नेतृत्व विहीन हो जाएगा। कोई बड़ा नेता नहीं बचेगा अपने प्रदेश का, राष्ट्रीय नेता की तो बात ही छोड़ दीजिए। और राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता के रूप में पहले ही उनको मतदाता रिजेक्ट कर चुका है। तो देश के सामने सवाल ये नहीं है कि विपक्ष का क्या होगा, सवाल ये है कि विपक्ष के पास नेतृत्व कहाँ है। विपक्ष तभी तो बढ़ेगा जब नेतृत्व हो, एकता हो, कोई ऐसा नेता हो जो सारे विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांध कर रखे, जिसके पास नीतियां हो, कार्यक्रम हो और सबसे बड़ी बात उसकी क्रेडिबिलिटी हो।
ऐसा कोई नेता तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आज शाम के बाद ये बात आप मानकर चलिए कि इस बारे में चर्चा बहुत तेज़ हो जाएगी। अब एक तरह से विपक्ष के सामने राजनीतिक अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी तक राज्यों में जो क्षत्रप थे वो विपक्ष की ताकत बने हुए थे। उनका किला गिरा तो समझिए कि भरभरा कर पूरे विपक्ष का शिराजा बिखर जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।